हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। गाइस, हमने पिछले वीडियो में बात किया था, एपिसोड 9वां था वो, ये एपिसोड 10 कर देते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल, उसमें कुछ चीजें बाकी रह गई थी, उसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। वो पहला पार्ट था, उसका वीडियो अब यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो के आखिरी में भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल। जैसे कुछ सवाल पे हमने पहले बात किया था, इंट्रोडक्शन, रेफ्रिजरेशन साइकिल, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, टाइप्स ऑफ मीटरिंग डिवाइस, कंप्रेसर टेस्टिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ सेफ्टी डिवाइस के बारे में और कंप्रेसर रिप्लेसमेंट के बारे में। कंप्रेसर रिप्लेसमेंट हमने लास्ट वीडियो में बात नहीं किया था, ठीक है ना। और कुछ हमने HUSCU और चिल्लर वगैरह के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो कुछ इस तरीके से आपको सवाल किए जाते हैं जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, तो ठीक है ना। इस वीडियो में हम चलो आपको कंप्रेसर रिप्लेसमेंट पहले बता देते हैं, उसके बाद से हम सेफ्टी डिवाइस के बारे में बात करेंगे। याद रखें, आपको जो है कंप्रेसर रिप्लेसमेंट जो है जरूर से जरूर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी सवाल के मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, वो सारे जो है बेसिक सवाल है। और याद रखिए, आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप HVAC टेक्नीशियन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कंप्रेसर रिप्लेसमेंट के बारे में। जब कंप्रेसर रिप्लेसमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको किन किन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्रेसर रिप्लेसमेंट, ये हो गया हमारा कंप्रेसर रिप्लेसमेंट। अब इसमें आपको कौन कौन सा बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आप कंप्रेसर रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे। पहला चीज, आपके पास जो कंप्रेसर पुराना वाला है जो रिप्लेस करना है, और जो नया वाला आया हुआ है, उसका स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन, उसका स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे कि दोनों का स्पेसिफिकेशन, दोनों की कैपेसिटी जो है सेम है कि नहीं है। किलोवाट चेक कर लेंगे, HP चेक कर लेंगे, ठीक है ना। उसमें वोल्टेज चेक कर लेंगे, लेग्स वगैरह मैच कर लेंगे कंप्रेसर के। तो ये सारी चीजें आपको देख लेना है कि सबसे पहले आपको स्पेसिफिकेशन देखना है, ठीक है। जब भी आप आंसर कर रहे हैं कंप्रेसर रिप्लेसमेंट में, तो फर्स्ट वी हैव टू चेक द ओल्ड वन स्पेसिफिकेशन एंड न्यू वन स्पेसिफिकेशन शुड बी मैच, ओके। तो ये मैच करना चाहिए, स्पेसिफिकेशन कंप्रेसर का मैच करना चाहिए। दूसरा, आप पॉइंट याद रखो, पॉइंट याद रखोगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। दूसरा, आपको आपका यूनिट जो है शट ऑफ होना चाहिए, यूनिट जो है बंद होना चाहिए। यूनिट जो है कंप्रेसर जो रिप्लेस करना है, वो उसका यूनिट पहले बंद कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि यूनिट है आपको पहले बंद कर लेना है, ठीक है। यूनिट बंद करने के बाद जो है आपको टर्मिनल का वायर, कंप्रेसर का टर्मिनल वायर, कंप्रेसर का टर्मिनल वायर, टर्मिनल जो है वहां से निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए कंप्रेसर है, 1 2 3, तीनों में से वायर लगा हुआ है। वायर को सबसे पहले आप डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वायर डिस्कनेक्ट करने के बाद उसमें पाइप लगा होगा, सक्शन और डिस्चार्ज का। सक्शन का, डिस्चार्ज का कंप्रेसर में पाइप लगा होगा। तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, सक्शन के पॉइंट पे और डिस्चार्ज के पॉइंट पे दोनों जगह NRV लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए सक्शन का पॉइंट है, ये डिस्चार्ज का है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। इसका मतलब यही नहीं है, ठीक है। NRV लगा हुआ है, NRV यहां पर भी, NRV यहां पर भी, दोनों में NRV लगा हुआ है। NRV मतलब नॉन रिटर्न वॉल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सिस्टम से फ्रीऑन आउट करेंगे सॉरी, सबसे पहले हम फ्रीऑन को रिलीज करेंगे। रिलीज फ्रीऑन फ्रॉम द, रिलीज फ्रीऑन फ्रॉम द सिस्टम। कंप्रेसर नहीं बोलना है क्योंकि फ्रीऑन जो है हर जगह रहता है, इसलिए रिलीज फ्रीऑन फ्रॉम द सिस्टम। पूरे सिस्टम से आपको फ्रीऑन निकाल लेना है। आप जब समझ जाए कि आप प्रेशर गेज में चेक कर लीजिए कि आपका जो है एकदम 0 फ्रीऑन बता रहा है, तब जाके आपको क्या करना है। 0 फ्रीऑन बनाने के बाद आपको ये देखना है कि जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन है, ये अगर ये सोल्डिंग टाइप का है कनेक्शन, यहाँ पे सोल्डिंग टाइप का है, तो आपको
एसिटिलीन और ऑक्सीजन लेके उसको डीब्रेस करना है, मतलब उसको सोल्डिंग को यहाँ पे उसको गर्म करके पाइप को डिस्कनेक्ट कर देना है कंप्रेस से। अगर ये थ्रेड टाइप का है, ठीक है ना, नट नट लगे होते हैं, फ्लेयर नट लगा होता है, ठीक है, तो वहां पे आप जो है स्पैनर का यूज करके उसको ओपन कर सकते हैं। अगर सोल्डिंग है तो डिब्रेस करना है, ठीक है। ये बात आप याद रखें जब भी आप कस्टमर को या क्लाइंट को जब भी आप इंटरव्यू में बता रहे हैं, ठीक है ना, तो आप ये जरूर बात बोले कि अगर सोल्डिंग टाइप का है तो उसको डिब्रेस करेंगे, मतलब निकालेंगे सोल्डिंग की मदद से। अगर थ्रेड टाइप का है तो उसको हम जो है फ्लैन जो है ओपन करेंगे, या फिर फ्लेयर नट जो है ओपन करेंगे, जो अभी आप बोल रहे जितने भी साइज का है, ठीक है ना। रिलीज फ्री होने के बाद क्या करना है आपको, डिस्कनेक्ट, जो मैं बता रहा हूं ना, जो मैं बता रहा हूं आपको पॉइंट नोट करना है। अगर पॉइंट से आप बताएंगे तो अगले को समझ में आएगा कि हाँ भाई इसको काम का पता है। डिस्कनेक्ट कंप्रेसर फ्रॉम द, डिस्कनेक्ट सक्शन डिस्चार्ज लाइन फ्रॉम द कंप्रेसर बोल सकते हैं, डिस्कनेक्ट सक्शन डिस्चार्ज, ठीक है। सक्शन डिस्चार्ज लाइन को आपको कंप्रेसर से डिस्कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, अगला पॉइंट, एपिसोड नहीं, अगले पॉइंट पे आपको लगा रहेगा यहाँ पे ड्रायर फिल्टर, ड्रायर लगा रहेगा, ड्रायर फिल्टर लगा रहेगा आपके सिस्टम में। आपको रिमूव ड्रायर, डिस्कनेक्ट ड्रायर फ्रॉम द सिस्टम, डिस्कनेक्ट ड्रायर फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। आपको सिस्टम से ड्रायर को डिस्कनेक्ट करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, ये कंप्रेसर रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद से आपको जो है इवापोरेटर उसमें लगा हुआ है और कंडेंसर कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। इवापोरेटर लगा हुआ है और कंडेंसर कॉइल लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों छोर में इधर इधर पाइप रहेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट पे आपको फ्लशिंग के लिए रेडी करना है एनआरबी वगैरह लगा के, और दूसरे साइड से आपको N2 से मतलब नाइट्रोजन से फ्लश करना है, ठीक है ना। तो आप अगला पॉइंट बता सकते हैं, फ्लश ऑल द सिस्टम बाय यूजिंग N2, ठीक है। फ्लश ऑल द सिस्टम बाय यूजिंग N2 मतलब नाइट्रोजन, पूरे अपना नाइट्रोजन से आपको पूरे अपने सिस्टम को फ्लश कर लेना है। ये है तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये तरीका है। ये सब पॉइंट अगर गिनवाएंगे तो इंटरव्यूअर वैसे ही पास कर देगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो है मैं बता रहा हूँ, आपको पूरे सिस्टम को फ्लश कर लेना है। पूरे सिस्टम फ्लश करने के बाद आपको क्या कर लेना है, जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर को अपने जगह से उसका बोल्ट रिमूव किए, उसको कंप्रेसर को हटा दिए, फिर दूसरा कंप्रेसर वहां पे हम बैठाएंगे। जैसे इंस्टॉल न्यू कंप्रेसर, ठीक है। इंस्टॉल न्यू कंप्रेसर, जब कंप्रेसर दूसरा उसके बेस पे बैठा लेना है। जब बेस पे कंप्रेसर बैठा लेंगे तो उस समय आपको क्या करना है, आपको फिर से जो है, जो आपने सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को डिस्कनेक्ट किया था पुराने कंप्रेसर से, वो आपको कनेक्ट सक्शन डिस्चार्ज लाइन टू द न्यू कंप्रेसर, कनेक्ट सक्शन डिस्चार्ज लाइन, कनेक्ट सक्शन डिस्चार्ज लाइन टू द न्यू कंप्रेसर, ठीक है। नया कंप्रेसर में जो है सक्शन डिस्चार्ज लाइन जैसे बैठा लिए, तो दोनों सक्शन डिस्चार्ज लाइन को अगर ब्रेजिंग की मदद से, अगर सोल्डिंग टाइप का है तो ब्रेजिंग की मदद से उसको कनेक्ट करेंगे। अगर जो है अगर फ्लांज टाइप का है तो उसको स्पैनर की मदद से उसको टाइट कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद से इंस्टॉल न्यू ड्रायर, नया ड्रायर फिल्टर जो है, नया ड्रायर फिल्टर आपके सिस्टम में लगा लेना है। उसके बाद से आपको कनेक्शन कर लेना है, वायरिंग कनेक्शन कर लेना है,
और उसके बाद से आपको N2 चार्ज करना है। सबसे पहले जब आप जो है ये सारा नया ड्राई फिल्टर लगा दिए आपने, सक्शन डिस्चार्ज को आपने कनेक्ट कर दिया, फिर आपको N2 इंस्टॉल करना, N2 जो है चार्ज करना है, इंस्टॉल नहीं करना है। रिचार्ज N2 फॉर लीक टेस्टिंग, ठीक है, लीक टेस्टिंग। याद रखिए जब ये सारे पॉइंट है, अगर इस तरीके से आप पॉइंट गिनाते हैं ना तो कस्टमर वैसे ही आपको, क्लाइंट ऐसे ही समझ जाएगा कि बंदा काम किया हुआ है, इसको ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको कुछ पॉइंट इसमें से पूछे, बोले ओके ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रिचार्ज N2 मतलब फॉर लीक टेस्टिंग, लीक टेस्ट कर लेना है आपको, और उसमें एक डेढ़ घंटा आप N2 को होल्ड भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है ना, कि हमारा जो है प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद, ठीक है। वैसे तो 24 घंटे या 18 घंटे इस तरीके से होल्ड किया जाता है बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे 1 डेढ़ घंटा में पता चल जाता है। तो इस तरीके से आपको N2 जो है लीक टेस्टिंग के लिए यूज कर लेना है। उसके बाद से इसको रिलीज कर लेना है। जब आपके सिस्टम में लीकेज नहीं है तो क्या करना है, आपको N2 को आपके सिस्टम से रिलीज कर लेना है। N2 रिलीज करने के बाद आपको अगला स्टेप जो है 12वां, आपको सिस्टम को वैक्यूम करना है। सिस्टम को वैक्यूम कर लेना है। वैक्यूम कितना करना है, 30 इंच ऑफ मर्क्यूरी। याद रखें, ये पूछ लेता है कि आदमी पूछ लेगा कि अच्छा वैक्यूम कितने तक करना है, तो 30 इंच ऑफ मर्क्यूरी तक कर लेना है, नहीं तो 500 माइक्रोन तक, ठीक है, 500 माइक्रोन तक आपको जो है वैक्यूम करना है। ये होता है कंप्लीट वैक्यूम। वैक्यूम करने के बाद सिंपल सी, उसके बाद से जो है वैक्यूम करने के बाद आपको जो है 13 पॉइंट आपके सिस्टम को फ्रीऑन से चार्ज कर लेना है, ठीक है ना। चार्ज फ्रीऑन इन द सिस्टम, आपको सिस्टम में फ्रीऑन चार्ज कर लेना है। फ्रीऑन चार्ज कर लेना है आपको तो पहले रनिंग में नहीं, बंद करके यूनिट चार्ज कर लेना है। आपको लिक्विड चार्ज करना है तो आप लिक्विड लाइन से चार्ज कर सकते हैं, अगर वेपर चार्ज करना है तो सक्शन लाइन से चार्ज कर सकते हैं। आपको 150 PSI तक, अगर 4R22 यूज कर रहे हो, ठीक है ना, तो 150 PSI स्टैंडिंग प्रेशर तक उसको चार्ज कर लेना है, या फिर 140 तक भी चार्ज कर सकते हो। और उसके बाद से यूनिट को चालू कर देना, स्टार्ट यूनिट स्टार्ट कर लेना है। आप बोलोगे साला इतना पॉइंट मैं बता रहा हूं, अरे आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो इंटरव्यूअर आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है। आपको सेलेक्ट होना है तो स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टार्ट यूनिट, चाहे स्टार्ट सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। यूनिट को स्टार्ट कर लिया। यूनिट स्टार्ट करने के बाद हम प्रेशर गेज से हम चेक करते रहेंगे हमारा सिस्टम में कितना फ्रीऑन है। तो R22 में कितना फ्रीऑन होना चाहिए, R22 में 65 PSI टू 75 PSI तक, डिग्री बना रहा हूं यहाँ पे, PSI तक जो है फ्रीऑन होना चाहिए। इसके बीच में फ्रीऑन है। उसके बाद से साथ साथ एम्पियर भी चेक कर लेना, हमारा कंप्रेसर का जो एम्पियर है, रेटेड एम्पियर और जो करंट एम्पियर है, एम्पियर चेक कर लेंगे, ठीक है। रेटेड और करंट। रेटेड एम्पियर कितना है, रेटेड फॉर एग्जांपल 12 है, तो करंट एम्पियर कम से कम 11 होना चाहिए, या फिर 11 से 11.5 तक होना चाहिए, ठीक है। इतना एम्पियर होना चाहिए आपका कंप्रेसर पे जो लिखा हुआ। इतना हो गया मतलब आपका कंप्रेसर इजीली इंस्टॉल हो गया और पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इंस्टॉल हो गया। तो कुछ इस तरीके से कंप्रेसर रिप्लेसमेंट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किन किन पॉइंट को हमको ध्यान देना है जब भी हम इंटरव्यूअर को हम ये सारी चीजें बता रहे हैं, तो ठीक है ना। अगर आपको डाउट है तो आप सिंपल सा कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे बहुत सारे मेंबर है, तो वो लोग जो भी है उनका सवाल रहता है तो ग्रुप में करते हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगला हम बात करेंगे सेफ्टी डिवाइस के बारे में, ठीक है। सेफ्टी डिवाइस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि
आपको क्लाइंट आपको पूछ लेता है कि आप जो है मतलब कंप्रेसर में पूछ लेगा, नहीं तो उसको समझ में आएगा तो, नहीं तो बोलेगा कि आपके सिस्टम में एचवीएसी सिस्टम में कि एचवीएसी सिस्टम में कौन कौन से जो है सेफ्टी डिवाइस लगी होती है, ठीक है ना। एचवीएसी सिस्टम सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। एचवीएसी सिस्टम में आपको सेफ्टी डिवाइस बहुत ज्यादा नहीं होता है, याद रखें। आपको जब सेफ्टी डिवाइस की बात की जा रही है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कर लेना है एलपीएस, दूसरे पे एचपीएस, तीसरे पे ओपीएस, चौथे पे एसएसपीएस, ठीक है। इस तरीके के सेफ्टी डिवाइस लगे होते हैं, इसको बोला जाता है सेफ्टी डिवाइस। एलपीएस मतलब लो प्रेशर स्विच, एचपीएस मतलब हाई प्रेशर स्विच, ओपीएस का मतलब ऑयल प्रेशर स्विच, और एसएसपीएस का मतलब होता है सॉलिड स्टेट प्रोटेक्शन सिस्टम, और ओवरलोड ओएलआर ओवरलोड रिले। तो ये सारी चीजें जो होती है ये सब जो है आपको सेफ्टी डिवाइस में काउंट होता है, ठीक है ना। एलपीएस वगैरह कैसे काम करता है आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलपीएस की बात कर लेते हैं। एलपीएस कैसे काम करता है। एलपीएस जो है सक्शन लाइन में लो साइड में कहीं भी इंस्टॉल होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल R22 का रेफ्रिजरेंट है आपके सिस्टम में, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 134A का भी हो, उसका अलग है एलपीएस का जो है सेट प्रेशर और कट ऑफ प्रेशर, ठीक है। R22 का जो है एलपीएस आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, तो आपका सिस्टम का प्रेशर कितना होना चाहिए 65 से 65 टू 75 psi। ये नॉर्मल जो है बैक प्रेशर बोलते हैं या सक्शन प्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। रनिंग में जब आप कंप्रेसर जब सिस्टम में चेक करेंगे फ्रीऑन तो इतना दिखाएगा अगर R22 है तो, ठीक है। अगर एलपीएस लगा हुआ है तो एलपीएस का कट ऑफ रेंज क्या होता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है, बहुत सारी कंपनी में 45 ±5 psi होता है और 25 ±5 psi होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपके सिस्टम में जब 45 से ज्यादा जो है 45 या 40 से ज्यादा जो है आपके सिस्टम में psi का प्रेशर होता है, जब आपके सिस्टम में प्रेशर होता है तो ये इसमें एलपीएस कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से जो है आपको 2 पॉइंट रहेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे 3 पॉइंट मान लीजिए। तो जैसे यहाँ से प्रेशर इन होगा ना आपके फ्रीऑन का, तो वो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये यहाँ दोनों में से कहीं भी नहीं है, यहाँ पे ऐसे पत्ती लगा हुआ है, यहाँ पे ही मान लीजिए ये पत्ती ऐसे लगा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में देख पाएंगे यहाँ पे वहाँ कॉन्टेक्ट नहीं है, तो क्या होगा आपका जैसे ही 25 ±5 psi है तो यहाँ तक ये प्लेट जो है यहाँ पे आके लग जाएगी। जब प्लेट क्योंकि प्रेशर कम रहेगा तो प्लेट यहाँ पे लग जाएगी। अगर इसी तरीके से 45 ± जैसे psi बढ़ता है, जैसे आप फ्रीऑन चार्ज करते हैं तो जैसे इतना प्रेशर जाता है 45 ± psi तक, तो यही प्लेट के कॉन्टेक्ट यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से कमांड आएगा, यहाँ से जाके यहाँ से ऐसे पावर जो है आगे जाने लगेगा, तो ये आपको एलपीएस ऐसे काम करने लगेगा, ठीक है ना। एचपीएस का थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा उल्टा है इसके, ठीक। जैसे कि मान लीजिए एचपीएस का ये मैं सिर्फ बता रहा हूं कैप्सूल टाइप का है, कैप्सूल टाइप ये है एचपीएस है। तो इसमें भी 2 पॉइंट लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है एचपीएस की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। R22 की बात करेंगे। एचपीएस में क्या होता है, हाई प्रेशर स्विच आपके जो डिस्चार्ज लाइन में कितना होना चाहिए 350 psi से 400 psi। बहुत सारे जो है कंपनी का अलग अलग होता है, मैं नहीं बोलता एग्जैक्ट नंबर, मैं नहीं बता रहा हूं, इतना है होता है आपका कट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो जैसे ही एचपीएस में क्या होता है, ये कंटिन्यूटी ऐसे रहती है, हमेशा रहती है बिना प्रेशर के। जब एचपी स्विच कोई भी लेंगे ना तो ये दोनों में वायर में चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, दोनों में बजर आएगा जब ये सिस्टम में लगता है। और जब सिस्टम का प्रेशर जो है 350 से 400 psi तक जाता है
प्लस माइनस 10-15 हो सकता है, प्लस माइनस 10 psi हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला पॉइंट से हट के ये ऐसे आ जाएगा। जब ऐसे आएगा तो ये कॉन्टेक्ट छूट जाएगा। कॉन्टेक्ट छूट जाएगा मतलब ये एचपी स्विच आपके कंप्रेसर यानी आपके सिस्टम को कट ऑफ करा देगा। तो कुछ इस तरीके से एचपी स्विच काम करता है। इसी तरीके से जो है अलग अलग जो है ऑयल प्रेशर स्विच है। ऑयल प्रेशर स्विच में थोड़ा सा बड़ा होता है, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। उसमें फेस और न्यूट्रल जाता है, उसके बाद से 2 पॉइंट ऐसे होते हैं, 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि आपको जो है कमांड यहां से लेके यहां तक देते हैं, ठीक है। तो जब इसमें 220 आ जाएगा, 110 वाला भी हो सकता है, 110 वोल्टेज वाला, ठीक है। इसमें 110 वोल्टेज दे दिए, उसके बाद से ये कमांड यहां से यहां को जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके सिस्टम में ऑयल बराबर है, मतलब आपके कंप्रेसर में देखेंगे ना तो एक साइड ग्लास लगा होता है, इस तरीके के साइड ग्लास लगा होता है, ठीक है। तो कंप्रेसर में ऑयल कम से कम इतना होना चाहिए, आधे से थोड़ी कम रहेगा चलेगा, मैक्सिमम जो होना चाहिए 3-4 होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऑयल का, जब ऑयल इसमें कम रहेगा, चाहे ऑयल का मान लीजिए ऑयल बराबर है लेकिन आपका जो है ओपीएस पंप जो है काम नहीं कर, ऑयल प्रेशर स्विच जो है काम नहीं कर रहा है, तो उसमें भी आपका ये पॉइंट इसे यहाँ पे पॉइंट को कमांड नहीं जाएगा, तब जाके ये कमांड आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपका ओपीएस आपके सिस्टम को कट ऑफ कर देगा। तो आपको जाके चेक कर लेना, इसका पूरा डिटेल वीडियो में बना दूंगा, बता दूंगा, और बताया भी हुआ है, वहां पे भी जाके देख सकते हैं, और भी मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एसएसपीएस का जो होता है, एसएसपीएस जो है आपको कंप्रेसर के जो टर्मिनल लगे होते हैं वहां पे इंस्टॉल होता है। उसमें भी ऐसे ही होता है, LN B1 B2 ऐसे कुछ नंबर होते हैं, ठीक है। और 2 पॉइंट ऐसे होते हैं, 3 पॉइंट एक्चुअली होता है उसमें। यहां से ऐसे इन हुआ, एक NO होता है, एक NC होता है। NC पे कट ऑफ कब जाएगा, NC पे हमेशा कमांड जाते रहता है, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से कमांड जाते रहा। NO कब होगा, NO कब होगा, जब आपका कंप्रेसर किसी वजह से हीटअप हो जाता है, चाहे आपका कंप्रेसर का वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपका एसएसपीएस क्या करता है, आपके ये कमांड यहाँ से यहाँ भेजता नहीं है, तब जाके यहाँ से कमांड नहीं जाएगा, तो आपका एसएसपीएस जो है आपके कंप्रेसर को जो है कट ऑफ कर देगा, ठीक है ना। आपके सिस्टम के कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा। ओवरलोड को तो आपको पता है, ओवरलोड किसी भी वजह से वोल्टेज बढ़ता है, चाहे एम्पियर बढ़ता है, तो ओवरलोड क्या करता है, आपके कॉन्टेक्टर को कट ऑफ करेगा। कॉन्टेक्टर ओवरलोड कैसे, कहाँ पे इंस्टॉल रहता है, ये है हमारा ओवरलोड। कॉन्टेक्टर के माउथ पॉइंट पे यहाँ पे ओवरलोड होता है। यहाँ पे नंबर रहता है 95 96, 95 पे पावर इन होता है और यहाँ से आउट होता है, और यहाँ के A2 पे भी लग सकता है, ये चाहे A1 पे भी जा सकता है, ठीक है। ये इस तरीके से जाता है। तो क्या होता है, A2 पे जाता है, तो 95 से 5 से जो पावर इन हो रहा है वो 96 से पावर आउट होके जब A2 पे जाता है, तब आपका कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है। तो अगर किसी वजह से आपका कंप्रेसर, आपका सिस्टम, आपके जो है कॉन्टेक्टर पे, जैसे मान लीजिए कि 440 वोल्टेज का है, तो किसी वजह से 700 वोल्टेज आ गया, 600 वोल्टेज आ गया, चाहे जो है एम्पियर बढ़ने लगा ओवरचार्ज की वजह से, चाहे किसी भी वजह से एम्पियर बढ़ने लगा, तो आपका ओवरलोड क्या करता है, आपके कॉन्टेक्टर को कमांड नहीं देता है। कॉन्टेक्टर को कमांड नहीं देगा तो आपका कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा, कॉन्टेक्टर स्टार्ट नहीं होगा तो कंप्रेसर नहीं चलता है, कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से है, सेफ्टी डिवाइस जो है हमारी काम करती है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको सेफ्टी डिवाइस काम करता है। अगर कोई और भी आपके पास सवाल है तो सिंपल सा आप सवाल कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके पूरे सवालों का जवाब देने का। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखें अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो है आप इंटरव्यू में पास जरूर होंगे अगर ये सारी चीजें आप जो है जान के सीख के जा रहे हैं तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।